तो आज की स्टोरी है दारोगा जी, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी दारोगा जी। कल शाम को एक जरूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो न चाहता था, पर इनकार भी न कर सकता था। पुलिस के आदमी से कौन झगड़ा मोल ले। ये साहब किसी थाने के दारोगा थे, एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि मैं पुलिस वालों से बहुत कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से नफरत है। उनके हाथों जनता को कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, इसका अनुभव इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं जरा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेरकर दूसरी ओर देखने लगा कि दारोगा जी बोले, जनाब ये आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दे तो मैं कसम से कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ियों वाले अमीर नजर आते हैं ना, सब के सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई दें। अगर हर एक मामले का चालान करने लगे तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन ना आएगा जनाब, रुपए की थैलियां गले लगाई जाती हैं। हम हजार इनकार करें, पर चारों तरफ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि मजबूर होकर लेना ही पड़ता है। मैंने मजाक से कहा, जो रुपए काम लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपए लिए भी तो किया जा सकता है। दारोगा जी हंसकर बोले, वो तो गुनाह बेकार होगा भगवान। पुलिस का आदमी इतना कट्टर भगवान नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना सच्चा नहीं हो सकता। और सींगों के लोगों को भी देखता हूँ, मुझे तो कोई सही न मिला। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबा कुर्ता पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले। दारोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया और शायद हालचाल पूछना ही चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू किया। जब तांगा कई कदम आगे निकल आया तो वो एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़े को तेज किया, उस भले आदमी ने भी कदम तेज किया और पत्थर फेंका। मेरा सिर बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वो हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दारोगा जी के घुटने में बड़ी चोट आई। पर इतनी देर में तांगा इतनी दूर निकल आया था कि हम पत्थरों की मार से दूर हो गए थे। गालियों की मार अभी तक जारी थी। जब तक वो आदमी आंखों के सामने से गायब न हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते हुए देखते रहे। जब जरा मन शांत हुआ तो मैंने दारोगा जी से पूछा, ये कौन आदमी है साहब? कोई पागल तो नहीं? दारोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था कि जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी? बड़ी लंबी कहानी है जनाब, बस इतना समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निकल जाए। आप तो शोक की आग को और भड़का रहे हैं। अब तो वो कहानी सुने बगैर शांति न होगी, मैंने कहा। दारोगा जी ने जगह बदल कर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे। ताजा खून, एक औरत से आंख लड़ गई, मिलना जुलना शुरू हुआ। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी शर्म, इतनी वफा, इतनी अच्छाई मैंने नहीं देखी। 2 साल
उसके साथ इतने लुत्फ से गुजरे कि आज भी उसकी याद करके रोता हूं। मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। कुल मिलाकर ये कि 2 साल के बाद मेरे ट्रांसफर का हुक्म आ गया। उस समय दिल को जितना सदमा पहुंचा, उसके बारे में बताने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी जान सी निकल गई। सफर की तैयारी के लिए मुझे 2-3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने इरादे बांधने में काटे। उस समय मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अकल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे मंसूबे शेख चिल्ली के से होते थे। कलकत्ते भाग चलें, वहां कोई दुकान खोल दें या इसी तरह कोई दूसरी तरकीब करता, लेकिन वो यही जवाब देती कि अभी वहां जाकर अपना काम करो। जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। आखिर जुदाई की घड़ी आ गई। मुझे मालूम होता था कि अब जान न बचेगी। गाड़ी का समय निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम न लेता था, मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा ये कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके विदा हुआ, पर अफसोस वो 2-3 दिन कभी ना आए। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलने और इलाके की देखभाल में गुजरे। इसके बाद घर से खत आ गया कि तुम्हारी शादी तय हो गई, छुट्टी लेकर चले आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी की मुझे फिक्र न रही। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ थी। रही सही याद भी जाती रही। उसने 1 महीने के बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब न दिया। डरता रहता था कि कहीं एक दिन आकर वो सिर पर सवार न हो जाए, फिर बीवी को मुंह दिखाने लायक भी न रह जाऊं। साल भर के बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस समय मुझे उस औरत की याद आई। सोचा जरा चलकर देखना चाहिए किस हालत में है। फौरन अपने खत न भेजने और इतने दिनों तक आने का जवाब सोच लिया था और उसके दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा साफ सुथरा था। मकान की हालत भी पहले से अच्छी थी। दिल की खुशी हुई कि इसकी हालत उतनी भी खराब नहीं है जितनी मैंने समझी थी। और क्यों खराब होने लगी? मुझ जैसे दुनिया में क्या और आदमी नहीं है? मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से वो बंद था। आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, वाह, इतनी जल्दी भूल गई। मैं हूं बशीर। कोई जवाब न मिला। आवाज उसी की थी, इसमें शक नहीं। फिर दरवाजा क्यों नहीं खोलती? जरूर मुझसे नाराज है। मैंने फिर दरवाजा खटखटाया और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने। कोई 15 मिनट के बाद दरवाजा खुला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। यहां से जाकर मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। इलाका इतना खराब था कि दम लेने का समय नहीं मिलता। हसीना ने मेरी तरफ न देखकर जमीन की तरफ ताकते हुए कहा, माफी किस बात की? तुमसे मेरी शादी तो न हुई थी। दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों के बाद इधर तो आ गए। रहे तो खैरियत से। किसी तरह जिंदा हूं। शायद जुदाई में घुलते घुलते ये तोन निकल आई है। खुदा झूठ न बुलवाए, तब से दुगने हो गए। मैंने झेपते हुए कहा, ये सारा कफ का झमेला है। भला मोटा मैं क्या होता? उधर का पानी बहुत ही कफ करने वाला है। तुमने तो मेरी याद ही भुला दी।
उसने अब की मेरी ओर तेज नजरों से देखा और बोली, खत का जवाब तक न दिया, उल्टे मुझे को इल्जाम देते हो। मैं तुम्हें शुरू से बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले। बीवी लाए और मुझे खत तक न लिखा। मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी शादी हो गई? उसने रुखाई से कहा, ये पूछकर क्या करोगे? झूठ तो नहीं कहती। बेवफा बहुत देखे, लेकिन तुम तो सबसे बढ़कर निकले। तुम्हारी आवाज सुनकर जी में तो आया कि फटकार दूं, लेकिन ये सोचकर दरवाजा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर क्यों किसी को जलील करूं। मैंने कोट उतार कर खूंटी पर लटका दिया, जूते भी उतार डाले और खाट पर लेट कर बोला, लैली देखो, इतनी बेरहमी से पेश ना आओ। मैं तो अपनी गलतियों को खुद मानता हूं और इसीलिए अब तुमसे माफी मांगने आया हूं। जरा अपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद काहे को आती होगी? कोई और यार मिल गया होगा। लैली पानदान खोलकर पान बनाने लगी कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने घबरा कर पूछा, ये कौन शैतान आ पहुंचा? हसीना ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, ये मेरे शौहर हैं। तुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तो तुमने मुझे पहले ही क्यों न बता दिया? मैं उल्टे पांव लौट न जाता। ये नौबत क्यों आती? न जाने कब की ये कसर निकाली। मुझे क्या मालूम कि इतनी जल्द आ पहुंचेंगे। रोज दोपहर रात गए आते थे, फिर तुम इतनी दूर से आए थे, तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। ये अच्छी खातिर की। बताओ अब मैं कहां जाऊं? मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा है। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंसी। इतने में उन साहब ने दरवाजा खटखटाया। ऐसा मालूम होता था कि दरवाजा तोड़ डालेगा। हसीना के चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। बेचारी खड़ी कांप रही थी। बस जुबान से यही निकलता था, या अल्लाह रहम कर। बाहर से आवाज आई, अरे तुम इतनी जल्दी से सो गई? अभी तो 8 भी नहीं बजे। कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? अल्लाह जानता है, अब और देर की तो दरवाजा तोड़ डालूंगा। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा के लिए मेरे छुपने की कोई जगह बताओ। पिछवाड़े का कोई दरवाजा नहीं? ना, संडास तो है। सबसे पहले वहीं जाएंगे। अच्छा, वो सामने का कमरा कैसा है? हाँ है तो, लेकिन कहीं कमरा खोल कर देखा तो? क्या बहुत डबल आदमी है? तुम जैसों को 2 बगल में दबा ले। तो खोल दो कमरा। वो जैसे ही अंदर आएगा मैं दरवाजा खोलकर निकल भागूंगा। हसीना ने कमरा खोल दिया। मैं अंदर जा घुसा। दरवाजा फिर बंद हो गया। मुझे कमरे में बंद करके हसीना ने जाकर सामने का दरवाजा खोला और बोली, क्यों दरवाजा तोड़े डालते हो? आ तो रही हूं। मैंने कमरे के दरवाजों के दरारों से देखा। आदमी क्या था, पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, तुम शाम होते ही से सो गई थी? हाँ, जरा आंख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बातें कर रही हो। वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। मैंने साफ सुना, कोई न कोई था जरूर। तुमने उसे कहीं छुपा रखा है। इन्हीं बातों पर तुमसे मेरा जी जलता है। सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते? देखूंगा तो मैं जरूर ही, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछता हूं, बतला दो कौन था?
हसीना ने चाबियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा। और कोई था तो घर में ही होगा ना? लो, सब जगह देखाओ, सुई तो नहीं है कि मैंने कहीं छुपा दी हो? वो शैतान इन जख्मों में न आया। शायद पहले भी ऐसा ही धोखा खा चुका था। चाबियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरे कमरे के दरवाजे पर आया और उसके ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। गुच्छे में उस ताले की चाबी न थी। बोला, इस कमरे की चाबी कहाँ है? हसीना ने बनावटी ताज्जुब से कहा। अरे तो क्या उसमें भी कोई छिपा बैठा है? वो तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। तुम चाबी दे दो ना। तुम भी कभी कभी पागलों के से काम करने लगते हो। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आए तो? ना भैया, मैं उसकी चाबी ना दूंगी। बला से सांप ही निकल आएगा? अच्छा ही हो निकल आए। इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा। न जाने उसकी चाबी कहाँ रख दी, ख्याल नहीं आता। इस कमरे में तो मैंने और कभी ताला नहीं देखा। मैं तो रोज ही लगाती हूँ, शायद कभी लगाना भूल गई हूँ तो नहीं कह सकती। तो तुम चाबी न दोगी? कहती तो हूँ कि इस समय मिल नहीं रही है। कह देता हूँ कच्चा ही खा जाऊंगा। अब तक तो मैं किसी तरह जब्त किए खड़ा रहा। बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ क्यों आया। न जाने ये शैतान कैसे पेश आए, कहीं गुस्से में आकर मार ही न डाले। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं। या खुदा, अब तू ही मालिक है। दम रोके हुए खड़ा था कि एक पल का भी मौका मिले तो निकल भागूं। लेकिन जब उस निकम्मे ने दरवाजों को जोर से धमधमाना शुरू किया, तब तो जान ही निकल गई। इधर उधर नजर डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है या नहीं। दरवाजे के दरारों से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो नजर उठाई तो एक मचान सा दिखाई दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उचक कर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठे देखकर उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई। ये जनाब कुर्ता पहने, घड़ी लगाए, एक खूबसूरत पगड़ी बांधे उकड़ू बैठे हुए थे। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाजा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों की थी। अभी इनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसल की चोटें पड़ने लगी। मामूली दरवाजा तो था ही, 3-4 चोटों में दोनों दरवाजे नीचे आ रहे और वो निकम्मा लालटेन लिए कमरे में घुसा। उस समय मेरी क्या हालत थी, इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। उसने मुझे देखते ही लालटेन रख दी और मेरा गला पकड़कर बोला, अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं, आइए आपकी कुछ खातिर करूं। ऐसे मेहमान रोज कहाँ मिलते हैं। ये कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़कर इतने जोर से बाहर की तरफ ढकेला कि मैं आंगन में औंधा जा गिरा। उस शैतान की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मालूम होता था उसके होंठ मेरा खून चूसने के लिए बढ़े आ रहे हैं। मैं अभी जमीन से उठने भी न पाया था कि वो कसाई एक बड़ा सा तेज छुरा लिए मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। मगर जनाब, हूँ पुलिस का आदमी। उस समय मुझे एक चाल सूझ गई। उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज आपके साथ टांगे पर न बैठा होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं तो मीर साहब के साथ आया था। उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी कड़ा करके कहा, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं
मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहां हुक्म पाऊंगा उनके साथ जाऊंगा, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, तो कोई मीर साहब भी मचान पर बैठे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कमरे में जाकर मचान पर देखा। वो जनाब सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था कि पूरे बदन में जान ही नहीं। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटका दिया तो खुद धाम से नीचे आ गिरे। उनका ठाठ देखकर अब इसमें कोई शक न रहा कि वो मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देखकर उस समय तरस के साथ हंसी आती थी। तू कौन है बे? जी मेरा मकान, ये आदमी झूठा है, ये मेरा नौकर नहीं। तू यहाँ क्या करने आया था? मुझे यही बदमाश धोखा देकर लाया था। ये क्यों नहीं कहता कि मजे उड़ाने आया था? दूसरों पर इल्जाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है। सुअर, ले तू भी क्या समझेगा कि किससे पाला पड़ा था? ये कहकर उसने उसी तेज छुरे से उन साहब की नाक काट ली। मैं मौका पाकर बेतहाशा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसी छनी, हसीना के सर पर क्या आफत आई, इसकी मुझे कुछ खबर नहीं। मैं तब से 20 बार सदर आ चुका हूँ, पर उधर भूल कर भी नहीं गया। ये पत्थर फेंकने वाले जनाब वही हैं जिनकी नाक कटी थी। आज न जाने कहां से दिखाई पड़ गए और मेरी शामत आई कि उन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ख्याल नहीं किया। मुझे अब ख्याल आया कि उस आदमी की नाक कुछ चिपटी थी। मैं बोला, हाँ नाक कुछ चिपटी तो थी, मगर आपने उस गरीब को बुरा धोखा दिया। और करता ही क्या, जरूर दबा लेते, मगर चोर का दिल आधा होता है। उस समय अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की सूझ थी। कहीं उस झमेले में धर लिया जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से अलग हाथ धोता। मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और हम दोनों ने अपनी अपनी राह ली। दोस्तों, इसी मोड़ पर मुंशी जी की लिखी एक कहानी यहीं पर समाप्त होती है।